बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 9 के अंदर चैप्टर 6 को डिस्कस कर रहे थे। आज हमने चैप्टर 7 स्टार्ट करना है, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। और इसमें हमने जो ऐसा लॉज डिस्कस करने हैं वो एंजाइम के हवाले से डिस्कस करने हैं, जिसमें मेटाबॉलिज्म भी आ जाएगा, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, एंजाइम और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, देन मैकेनिज्म एंड सम फ्यू फैक्टर्स भी इसके आ जाएंगे। तो हम देखते हैं कि इस वर्कशीट के अंदर हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्या है। इसका लॉन्ग क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी पर जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमने उसकी डिस्कशन करनी है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट कर रहे होते हैं एंजाइम एक्टिविटी को। तो देखते हैं नंबर फर्स्ट पे जो एंजाइम के लिए फैक्टर्स अफेक्टिंग है, दैट इज़ टेम्परेचर, जिसकी हम बात कर रहे हैं, टेम्परेचर। तो यहाँ पर हम देखते हैं जी, टेम्परेचर के हवाले से बात की गई है। देखें, टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड है। हम कहते हैं, सपोज करें, मैं सिंपल लिखता हूँ कि टेम्परेचर जो है, उस टेम्परेचर बढ़ता है तो रिएक्शन रेट भी बढ़ता है। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रिएक्शन रेट ऑफ एंजाइम इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? हम देखते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ती है। जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ती है तो क्या होता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कलेयंस बढ़ती हैं। जब कलेयंस बढ़ती हैं तो जाहिर सी बात है क्या बढ़ेगा, रिएक्शन रेट बढ़ेगा। तो अंडरस्टूड है, हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कलेयंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में कौन से आते हैं, यानी कि उसमें सबस्ट्रेट भी आते हैं, एंजाइम भी आते हैं, उनकी आपस में मीटिंग चांसेस बढ़ते हैं। फिर जब कलेयंस बढ़ती हैं तो हम क्या कहते हैं, रिएक्शन रेट उसमें बढ़ता है। तो ये हम इस हवाले से बात कर रहे हैं। तो देखें, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ऐसे ऐसे रिएक्शन रेट बढ़ रहा है यहाँ पे। अच्छा, फिर इसमें देखें, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, ये एक ऐसा टेम्परेचर है जो कि मैक्सिमम कर देता है रिएक्शन रेट को। ऐसा टेम्परेचर जिस पर रिएक्शन रेट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, हम उसको क्या बोल रहे होते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। देखें, जैसे कि ह्यूमन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 36 टू 38 डिग्री सेल्सियस होता है। 36 टू 38 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर ये होता है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, आपने इसे नोट करना है। तो यहाँ पर देखें, ये ह्यूमन के लिए आ गया, बर्ड्स के लिए भी ये होता है और मैमल्स के लिए भी ऑलमोस्ट यही होता है। तो यहाँ पर हमने ये कहा कि ऑप्टिमम टेम्परेचर वो होता है जहाँ पर रिएक्शन रेट जो है वो मैक्सिमम होता है। लेकिन हम देखते हैं डिफरेंट एंजाइम के लिए डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ह्यूमन के ऑल एंजाइम्स ऑलमोस्ट इसी पर बेस कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि ह्यूमन मेल के होते हैं, जो गोनेड्स के होते हैं ख़ास तौर पे, उनका टेम्परेचर डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ह्यूमन के लिए हमने कहा 36 टू 38 डिग्री सेल्सियस। एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम। यानी कि अगर टेम्परेचर उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तब भी इफेक्ट होता है एंजाइम एक्टिविटी, और बहुत कम हो जाता है तो उससे भी इफेक्ट होता है। यानी कि टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है तो क्या होगा, एंजाइम डीनेचर हो सकते हैं। ऑप्टिमम से बढ़ गया है तो क्या होगा, रिएक्शन रेट कम होगा और एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। यहाँ पर ये लिखा हुआ है जी, नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर। एट वेरी हाई टेम्परेचर एटम्स ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विगरसली। यानी कि एंजाइम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम क्या होता है, डिसरप्ट हो जाता है, और एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं एंजाइम क्या हो गया, डीनेचर हो गया। तो इसका मतलब है एंजाइम जो है डीनेचर होते हैं, वो कैसे होते हैं, जब टेम्परेचर ऑप्टिमम से ज़्यादा हो जाता है। उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर का नाम देते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर। ये भी बात भी यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है
जब टेम्परेचर लो होता है तब एंजाइम की एक्टिविटी के साथ क्या होता है, देखें एंजाइम क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, और क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को वो काम नहीं कर पा रहे होते। यानी कि जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो रिएक्शन रेट बहुत स्लो हो जाता है, एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। लेकिन यह है कि टेम्परेचर कम करने से एंजाइम डीनेचर नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। तो ये हमारे पास क्या बात थी, किस हवाले से, टेम्परेचर के हवाले से। अगर हम इसका अगर ग्राफ ड्रा करना चाहें तो इसका ग्राफ भी ड्रा किया जा सकता है। यानी कि कैसे, आपके पास इस तरह से इसका ग्राफ ड्रा किया जा सकता है। इसके 2 एक्सेस आ गया आपके पास, यहां पर देखिएगा, सपोज करें ह्यूमन के लिए हम कहते हैं 37 डिग्री सेल्सियस जो है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अब हम कहते हैं यहाँ पर ये 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर हम कहते हैं मैक्सिमम आ गया, जैसे कि हम कहते हैं यहाँ पे 60 आ गया। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऐसे ऐसे रिएक्शन रेट भी बढ़ता जाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी, 37 डिग्री सेल्सियस की, यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर की, यहाँ पर रिएक्शन रेट क्या हो गया, मैक्सिमम। इस एक्सिस के अलॉन्ग हम क्या लिख रहे हैं, रिएक्शन रेट, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं टेम्परेचर। तो जैसे टेम्परेचर यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचता है तो यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसको, फिर यहाँ से फॉल करेगा। अब टेम्परेचर इसमें बढ़ गया है तो हुआ क्या है कि रिएक्शन रेट स्लो डाउन हो गया है, और नेक्स्ट हम जब 40 तक की बात करेंगे, या 40 प्लस में चला जाता है तो ये एंजाइम क्या होते जाते हैं, यहाँ पर डीनेचर हो जाते हैं। यहाँ पर रिएक्शन रेट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम रिएक्शन रेट। तो ये बेसिकली क्या था, ऑप्टिमम टेम्परेचर के हवाले से बात कर रहे थे। अच्छा, अब जो हम कह रहे थे कि टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, माइनस में चला जाता है, कम हो जाता है, एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, लेकिन वही टेम्परेचर जब वापस आता है तो रिएक्शन रेट जो होता है वो रीगेन हो जाता है। दे रीगेन देयर कैटालिटिक एक्टिविटी व्हेन नॉर्मल टेम्परेचर इज रिस्टोर्ड। जब नॉर्मल टेम्परेचर रिस्टोर हो जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें यही होता है कि दोबारा से रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, कैटालिटिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो ये टेम्परेचर के हवाले से था। अब टेम्परेचर के हवाले से अकेले देखें तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ऑप्टिमम टेम्परेचर के हवाले से है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, एंड डीनेचरेशन। तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे पीएच के हवाले से। पीएच का क्या यहाँ पर इफेक्ट होता है, फैक्टरिंग में पीएच की हमने बात करनी है। तो देखिएगा, पीएच इज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। हाइड्रोजन आयंस की बात होती है कि वो कितने ज़्यादा हैं। अब हाइड्रोजन आयन जितने बढ़ते जाते हैं इतनी एसिडिटी बढ़ती है, जितनी हाइड्रोजन आयन कम होते हैं इतनी सॉल्यूशन की एसिडिटी कम होती है। अब याद रखिएगा, पीएच एंजाइम की नहीं होती, पीएच मीडियम की होती है, जहाँ पे एंजाइम काम कर रहा है कि एंजाइम ने किस पीएच में काम करना है। अब देखें, पीएच ऑफ द मीडियम इफेक्ट्स एंजाइम। यहाँ पर देखें वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि मीडियम की पीएच की बात कर रहे हैं, एंजाइम की पीएच की बात नहीं कर रहे, वो मीडियम जिसमें एंजाइम ने काम करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे उसी तरह से ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच क्या होती है? ऑप्टिमम पीएच वो होती है जिसमें रिएक्शन रेट क्या होता है, एट मैक्सिमम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम पीएच। ऐसी पीएच जिसमें रिएक्शन रेट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, उस पीएच को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम पीएच। इसके बाद हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ पीएच। इफेक्ट ऑफ पीएच देखते हैं क्या, इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइम एक्टिविटी। अब बात यह है कि अगर पीएच ऑप्टिमम में है तो एंजाइम का रिएक्शन रेट मैक्सिमम है। पीएच कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, यानी कि चेंज इन पीएच हो रहा है, तो एंजाइम की एक्टिविटी में भी चेंज होगा। सपोज करें हम ये कहते हैं कि पीएच जो है वो स्लाइट चेंज हो गई है, तो रिएक्शन रेट जो है वो चेंज होगा, ऑप्टिमम पीएच पे जो रिएक्शन रेट था वो चेंज हो जाएगा। सपोज करें पीएच कम हो रही है तब भी चेंज होगा, पीएच ज़्यादा हो रही है तब भी
चेंज हो जाएगा। अब इसमें एक बात है कि अगर चेंज स्लाइट हो, अगर चेंज स्लाइट हो तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो एंजाइम इनएक्टिव होता है। अगर पीएच में एक्सट्रीम चेंज आ जाए तो एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। तो यहाँ पे दो बातें थी, एक हमने कहा स्लाइट चेंज, दूसरा हम कह रहे हैं एक्सट्रीम चेंज। यानी कि एक्सट्रीम चेंज से क्या हो रहा है, एंजाइम डीनेचर हो रहे हैं। ये वो पीएच है जो एंजाइम को डीनेचर कर देगा। अगर थोड़ी सी पीएच में चेंज आती है तो उसमें हम क्या देखते हैं, एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं लेकिन डीनेचर नहीं होते। ये दोनों बातें वेरी इंपॉर्टेंट है, हमने इसको देखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन अकेला एंड देन एमसीक्यू भी बन सकते हैं इनमें से। आगे देखें, फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे एग्जांपल आ गई है किस के कौन सा एंजाइम किस पीएच में काम करता है। पेप्सन की एग्जांपल आई है, दिस वन इज पेप्सन। पेप्सन एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो स्टमक में काम करता है। एंड ट्रिप्सन, ट्रिप्सन भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो कि किस में काम कर रहा होता है, इंटेस्टाइन में। पेप्सन जो है ये बनाता स्टमक ही है, स्टमक के ग्लैंड्स बना रहे होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड पेप्सन बना रहे होते हैं। और इसी तरह जो ट्रिप्सन जो है ये बनता है पेंक्रियाज से, पेंक्रियाज के एक्सोक्राइन ग्लैंड से बनता है और ड्यूडेनम के अंदर आता है। अच्छा, पेप्सन के लिए जो पीएच है वो क्या होगी, देखिए हमने कहा कि ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। पेप्सन के लिए जो पीएच है वो 2pH है। यहाँ पर चूंकि HCl मौजूद होता है, 2pH जो होती है ये हाईली एसिडिक होती है। यानी कि स्टमक की जो पीएच होती है वो हाईली एसिडिक होती है। किस वजह से, HCl की वजह से। और पीएच यहाँ पर 2 है। अब पेप्सन इस 2pH में काम कर सकता है, लेकिन अगर पीएच यहाँ पे बेसिक हो तो कभी भी पेप्सन काम नहीं करेगा, पेप्सन जो है वो डीनेचर हो जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं जरा, हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रिप्सन के हवाले से। अब यही बात हम ट्रिप्सन के लिए करेंगे कि जो ट्रिप्सन है ये अल्कलाइन मीडियम में काम करता है, पेप्सन जो है ये एसिडिक मीडियम में काम करता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं कि कौन किस मीडियम में काम कर रहा है। फिर पीएच के लिए बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, यानी कि ये भी आपके पास एक एमसीक्यू है। और 8pH किसके लिए रिक्वायर होती है, यानी कि अल्कलाइन यानी कि ट्रिप्सन के लिए रिक्वायर होती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो यहाँ पर आपने 4 एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया। आगे देखें तो यहाँ पर होता क्या है कि ट्रिप्सन के लिए ऑप्टिमम पीएच 8 है और पेप्सन के लिए ऑप्टिमम पीएच 2 है। तो इसके लिए भी हम एक ग्राफ बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक पीएच मेंशन कर दी है, ये 2pH है, यहाँ पर मैंने कह दिया 8pH। अब मैं अगर लिखूँ पेप्सन के हवाले से, तो पेप्सन के हवाले से अगर लिखा जाए तो हम यूँ लिख सकते हैं कि पेप्सन किस पीएच में क्या काम करे। अब पेप्सन की एक्टिविटी अगर मैक्सिमम आपने देखनी है तो यहाँ पर हो जाएगी, पीएच कम होगी तो इससे उसकी जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। इसी तरह इससे ज़्यादा होगा तब भी उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो एंजाइम पेप्सन के लिए हमने यहाँ पर उसका क्या देखा है, रिएक्शन रेट को हमने मैक्सिमम देखा है। यहाँ पे उसका रिएक्शन रेट क्या है, मैक्सिमम है। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये है जी एंजाइम पेप्सन के हवाले से। अगर उसको मीडियम 2pH वाला मिला है तो अब उसका रिएक्शन रेट ज़्यादा है, मैक्सिमम है। अगर उसको मीडियम यानी कि ट्रिप्सन की अगर बात करें, उसको मीडियम मिल रहा है 8pH वाला, तो इसकी एक्टिविटी यहाँ पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और इससे कम होगा तो रिएक्शन रेट कम होगा, इससे ज़्यादा होगा तब भी रिएक्शन रेट कम होगा। और एक्सट्रीम चेंज आ जाए तो ये एंजाइम ट्रिप्सन हो या फिर पेप्सन हो, एक्सट्रीम चेंज इन द मीडियम आ जाए तो वो ये क्या करते हैं, ये डीनेचर हो जाते हैं, इनके जो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसका मतलब है एक्सट्रीम टेम्परेचर से भी डिस्ट्रॉय हो रहा है और एक्सट्रीम पीएच में चेंज से भी डिस्ट्रॉय होता है। यानी कि डीनेचरेशन जो है वो हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर से भी हो जाती है और हाई या एक्सट्रीम चेंज इन पीएच से भी हो जाती है। लेकिन अगर स्लाइड चेंज इन टेम्परेचर हो या स्लाइड चेंज इन पीएच हो तो एंजाइम डीनेचर नहीं होता बल्कि इनएक्टिव हो जाता है। और अगर टेम्परेचर और पीएच रिस्टोर हो जाएं तो एंजाइम का स्ट्रक्चर यानी कि इनएक्टिविटी भी रिस्टोर हो जाती है, वो दोबारा से एक्टिव हो जाता है। तो ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने इसके अंदर इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी डिस्कस की है और इसमें हमने मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी बात की है।
अब चलते हैं जी हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन की जाना। हमारी वर्कशीट का जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज कोफैक्टर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही अहम है। सबसे पहले हम इसके आंसर में यहाँ पर हेडिंग लगा सकते हैं इसकी डेफिनेशन की, देन हम उसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम लिखेंगे सम एंजाइम और मैनी एंजाइम्स। सम एंजाइम लिख सकते हैं या मैनी एंजाइम भी लिख सकते हैं। रिक्वायर अ नॉन प्रोटीन पार्ट हेल्पर मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज कोफैक्टर फॉर देयर प्रॉपर वर्किंग। प्रॉपर वर्किंग किसकी होनी है? एंजाइम की। हम कह रहे हैं कि एंजाइम की प्रॉपर वर्किंग के लिए एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। याद रखिएगा एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं। उस प्रोटीन के अलावा उसके पास एक नॉन प्रोटीन पार्ट रिक्वायर होता है। उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या बोल रहे होते हैं? कोफैक्टर कहते हैं। तो ये इसकी आ गई डेफिनेशन। तो ये हमारा एक कंटेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। गिव द एग्जांपल ऑफ कोफैक्टर। पहले हमने इसको डिफाइन किया है, अब हम इसके एग्जांपल की तरफ आते हैं। देखिए जी इसकी 3 टाइप्स हैं। अब हम इसकी एग्जांपल मेंशन करेंगे इसकी टाइप्स के हिसाब से। देखिए नंबर फर्स्ट एक्टिवेटर, नंबर सेकंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, नंबर 3 कोएंजाइम। ये इसकी 3 टाइप्स हमने लिखी हैं। अब हर एक के लिए हमने एक एग्जांपल मेंशन करनी है। एक्टिवेटर के लिए जिंक, आयरन, क्लोराइड, हाइंस, ये 3 एग्जांपल एक्टिवेटर की आ गई। आगे प्रोस्थेटिक ग्रुप के लिए हीम ग्रुप। हीम ग्रुप किसका होता है? मेंशन कर देंगे हीम ग्रुप ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेस। ये हमने मेंशन कर दिया एक एंजाइम और उसका हमने एक हीम ग्रुप यानी कि उसका कोफैक्टर भी मेंशन कर दिया। आगे चलें कोएंजाइम। कोएंजाइम में क्या है? कोएंजाइम ए आ गया, जैसा कि विटामिन ए आ गया। तो विटामिन जितने भी होते हैं वो कोएंजाइम के तौर पे यानी कि कोफैक्टर ही काम कर रहे होते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है? कोफैक्टर की एग्जांपल भी मेंशन की हैं, उसके टाइप्स भी मेंशन किए हैं, हमने उसको डिफाइन भी कर लिया। तो हमारे पास यहाँ पर इसके कितने कंटेंट आ गए? 3 कंटेंट आ गए यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा व्हाई आर एंजाइम रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एंजाइम थोड़ी सी अमाउंट में क्यों रिक्वायर होते हैं। याद रखिएगा एक एंजाइम 1 सेकंड में हजारों रिएक्शन करवा देता है। एक एंजाइम 1 सेकंड में मैनी रिएक्शन 100 to 1000 रिएक्शन करवा देता है। तो इसलिए क्या होता है? ये थोड़ी सी मिकदार में रिक्वायर होते हैं। सपोज करें आपके पास एक एंजाइम है, 1 मिनट दिया आपने, अगर 1 सेकंड के अंदर वो 1000 रिएक्शन करवा रहा है तो 1 मिनट में देखें वो कितने रिएक्शन करवा देगा। तो इसलिए रिएक्शन जो एंजाइम होते हैं वो बहुत ही कम रिक्वायर होते हैं। दूसरी बात, एंजाइम खुद से यूटिलाइज नहीं हो जाते, इनको अगेन एंड अगेन यूज किया जा सकता है। सो दैट्स वाई इस वजह से भी इसको स्मॉल क्वांटिटी में ये रिक्वायर होते हैं। एंजाइम्स आर नॉट चेंज इन द केमिकल रिएक्शंस, यानी कि खुद से वो केमिकल रिएक्शन में चेंज नहीं हो जाते, इसलिए वो थोड़ी सी मिकदार में चाहिए होते हैं। सो दे कैन बी यूज्ड ओवर अगेन एंड अगेन। दस a very small quantity of enzyme is capable of catalyzing huge amount of substrate। तो इसलिए थोड़ी सी अमाउंट भी हमें एंजाइम के हमारे पास मौजूद होगी तो ह्यूज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को वो प्रोडक्ट में चेंज कर सकता है। तो ये हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोफैक्टर एंड कोएंजाइम्स। वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये बहुत ही एक अहम क्वेश्चन है, उन अहम क्वेश्चन में से एक अहम क्वेश्चन है। कोफैक्टर और कोएंजाइम में डिफरेंस आ जाता है, एक्टिवेटर और कोएंजाइम में डिफरेंस आ जाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम में डिफरेंस आ जाता है। तो ये मल्टीपल यहाँ पर इसमें क्वेश्चंस हैं, तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कोफैक्टर एक जनरल टर्म है, कोएंजाइम इसकी टाइप में आता है। Many enzymes require additional non-protein part for the proper functioning known as cofactor। यानी कि एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं, एंजाइम के साथ बाज़ औक़ात नॉन प्रोटीन पार्ट भी रिक्वायर होता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? कोफैक्टर। When the cofactor is detachable, अगर वो कोफैक्टर डिटैचेबल हो
और वो ऑर्गेनिक भी हो, उसको हम कोएंजाइम कहते हैं। कोफैक्टर में देखें हीम ग्रुप, मेटल आयंस वगैरह वगैरह आते हैं। कोएंजाइम भी कोफैक्टर ही हैं, कोएंजाइम भी कोफैक्टर हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ कोएंजाइम की एग्जांपल देंगे। यानी कि कोएंजाइम कोफैक्टर है, all coenzymes are cofactor but not all cofactors are coenzymes। ये बात याद रखेंगे, सारे कोएंजाइम कोफैक्टर हैं लेकिन सारे कोफैक्टर कोएंजाइम नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 को हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। विच प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम फंक्शन इन द एसिडिक मीडियम, वो कौन सा एंजाइम है जो कि एसिडिक मीडियम में काम करता है। मल्टीपल एंजाइम है, हमने एक एंजाइम का जिक्र किया है। देखें जी, पेप्सिन इज द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, इट वर्क्स इन द एसिडिक मीडियम। इसके लिए फिर देखो ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट हमने बताना है इसके लिए कितनी पीएच रिक्वायर है। एसिडिक मीडियम तो रिक्वायर है लेकिन पीएच कितनी रिक्वायर है, तो हम बताएंगे ऑप्टिमम पीएच फॉर द पेप्सिन एंजाइम इन द स्टमक इज अबाउट 2 pH। ये 2 pH का हमने यहाँ पे वाज़ेह तौर पे बताना है, तो ये एक इंपॉर्टेंट MCQ भी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5, व्हाट इज डीनेचरेशन, हाउ एंजाइम इज डीनेचर। डीनेचरेशन क्या है और एंजाइम डीनेचर कैसे होता है। देखिए हमने कहा एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन इन नेचर। जब एंजाइम का ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो प्रोटीन या एंजाइम क्या हो जाती है, डीनेचर हो जाती है। क्यों होती है, हमने कहा एक्सट्रीम चेंज इन पीएच एंड एक्सट्रीम चेंज इन टेम्परेचर की वजह से होती है। डीनेचरेशन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एंजाइम्स आइदर बाय एक्सट्रीम राइज इन टेम्परेचर और एक्सट्रीम चेंज इन द पीएच। यानी कि पहले का डिस्ट्रक्शन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसका ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है, किस वजह से होता है ये भी साथ बता दिया। डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम एट वेरी हाई टेम्परेचर, atoms of the enzyme molecule start vibrating vigorously, so globular structure and active site of enzyme damage and it is known as denaturation। यानी कि एंजाइम क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है। तो हमने ये क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं जी अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जानिब। हमारा यहाँ पे फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, केमिकली एंजाइम्स आर। अब ये क्वेश्चन हमने अगेन एंड अगेन एंड अगेन डिस्कस किया है। एंजाइम जो है वो केमिकली क्या है जी। नंबर फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, देन बीटा ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, चार्ली लिपिड्स एंड डेल्टा फैट्स। तो आपका आंसर एग्जैक्टली राइट है, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, वेरी गुड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है द मॉलिक्यूल्स ऑन विच एंजाइम एक्ट। वो मॉलिक्यूल जिनके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है उनको उसने कन्वर्ट करना होता है प्रोडक्ट्स के अंदर, उन मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, क्या उनको सबस्ट्रेट कहते हैं, कोएंजाइम कहते हैं, प्रोटीन्स हैं, या फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है। ऐसा नहीं है, प्रोटीन्स भी नहीं है, कोएंजाइम भी नहीं है, हम उनको क्या नाम देते हैं, सबस्ट्रेट। आपका आंसर एग्जैक्टली ये करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी इन द फॉलोइंग वेज। अच्छा, अब हमने देखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा वे है जिससे एंजाइम क्या कर रहा है, किसी भी सबस्ट्रेट के लिए क्या कर रहा है, रिएक्शन रेट की क्या कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। पहला पॉइंट, अल्फा ऑप्शन में देखिएगा, दे में ऑल्टर द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। बिल्कुल वो कर सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, एंजाइम सबस्ट्रेट की शेप को चेंज कर सकता है और एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है। सम एंजाइम डू सो बाय डिस्टर्बिंग द चार्ज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये बात बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन चार्ली, दे मे लोअर एक्टिवेशन एनर्जी बाय ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट इन द करेक्ट ओरिएंटेशन, ये बात भी ठीक है। तो इसका मतलब है ऑप्शन डेल्टा आपका ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, द कैटालिटिक रीजन ऑफ एंजाइम। एंजाइम का वो रीजन जो कि कैटालिटिक है, जिसने कैटालाइसिस करानी है, तो इसमें देखते हैं जी क्या है, कोफैक्टर है, ऐसा नहीं है, कोएंजाइम है, ऐसा भी नहीं है,
और प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ऐसा भी नहीं है, तो आपका आंसर भी एग्जैक्टली करेक्ट है। दिस ऑप्शन इज एक्टिव साइट। एक्टिव साइट इज द स्मॉल साइट जिसने क्या करानी होती है, कैटालाइसिस करानी होती है। क्वेश्चन नंबर, चलते हैं जी 5 की जानब। क्वेश्चन नंबर 5 है द नेचर ऑफ राइबोसोम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। राइबोसाइम्स ऐसे एंजाइम है जो राइबोसोम पे पाए जाते हैं और इनकी जो नेचर होती है वो क्या होती है, आरएनए है। बिल्कुल ऐसा ही है, आपका आंसर एग्जैक्टली ठीक है। प्रोटीन नहीं होते, डीएनए भी नहीं है और अमाइनो एसिड्स भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की जानब आते हैं। इन स्टमक पेप्सिन इज एक्टिवेटेड बाय। पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा एंजाइम रिक्वायर होता है? देखते हैं जी, नंबर फर्स्ट म्यूकस बिल्कुल भी इसको एक्टिवेट नहीं करता, अलबत्ता HCl इसको एक्टिवेट करता है। ऑप्शन बीटा इज करेक्ट, HCl आपका ऑप्शन एग्जैक्टली ठीक है। ब्रेन सिग्नल या फूड इसको एक्टिवेट नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 6 है विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ सलाइवरी एंजाइम। सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम होता है जिसके लिए एक कोफैक्टर रिक्वायर होता है। इसका कोफैक्टर क्या होता है? आयरन। ऐसा नहीं है, आपका आंसर है ऑप्शन बीटा, दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन। जिंक और मैग्नीशियम भी इसके कोफैक्टर नहीं होते। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने देखना है क्या है क्वेश्चन है, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द मैक्सिमम वर्किंग स्पीड ऑफ ह्यूमन एंजाइम। ह्यूमन के जो एंजाइम्स होते हैं इनका मैक्सिमम या ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है वो देखते हैं जी। 36 to 37 ऐसा नहीं है, आपका ऑप्शन बीटा है। बिल्कुल आपका आंसर एग्जैक्टली करेक्ट है। यहाँ पे 37 to 39 भी नहीं है और 50 भी नहीं है। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर है ऑप्टिमम पीएच फॉर ट्रिप्सन। ट्रिप्सन जो है उसकी पीएच क्या होती है? 6 है। देखें ये एंजाइम की पीएच नहीं होती, एंजाइम जिस मीडियम में काम करता है उस पीएच की जरूरत होती है, यानी कि क्या वो 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। आपका आंसर है 8। तो एग्जैक्टली ये ठीक है। ट्रिप्सन जो है किस पीएच में काम करता है? 8 पीएच में काम करता है, 6, 7 और 9 में नहीं करता। करता है 7 और 9 में करता है लेकिन कम करता है। जो 8 है इसके लिए ऑप्टिमम है, उसका रिएक्शन रेट ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स EP complex is formed when enzyme is attached। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिलते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, देन EP कॉम्प्लेक्स बनता है, देन क्या होता है? एंजाइम प्लस प्रोडक्ट होता है। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स किससे बनता है जी? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। क्या एक्टिव साइट है? बीटा ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है। सबस्ट्रेट, यहाँ पे आंसर क्या होगा? सबस्ट्रेट। यहाँ पे हमने इस वर्कशीट को कंप्लीट कर लिया है। अपनी MCQ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स से शेयर करना है जिनको ये ज़रूरत है और उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। और आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।